अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो जो पढ़ा था, हमने कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन पढ़ ली थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने प्रिपरेशन पढ़ ली थी। और आज हमें डिस्कस करना है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिएक्शंस और इसके यूजेस जो है वो हमें आज डिस्कस करना है। इसके अपने डिस्कस कर लिया था इसके कास्टिक सोडा कि हम इसको कैसनर केलर सेल से हम कैसे हासिल करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम जो कल की क्लास थी हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि देखें कि अगर जैसे आपने कल देखा था कि जो कैसनर केलर सेल है, उस कैसनर केलर सेल के अंदर दो चैम्बर्स बने हुए, दो अलग अलग चैम्बर्स बने थे। एक उसका अपर पार्ट था और एक इसका जो है वो लोअर पार्ट था। और अपर पार्ट में टाइटेनियम की रॉड से हम क्लोरीन गैस को हासिल करते हैं, और लोअर पार्ट के अंदर डेन्यूडर था, तो सोडा सेल कहा जाता है, उसमें डेन्यूडर था। और डेन्यूडर में हम ऑब्टेन कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके दो पार्ट्स नहीं होते और एक ही चैम्बर होता जिसमें एनोड और कैथोड मौजूद होते, तो होता क्या कि क्लोरीन रिएक्शन करके NaOH फॉर्म कर और NaOH बन जाता और क्लोरीन बन जाता। तो अगर ये एक ही चैम्बर होगा तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्शन के बाद ये ऑब्टेन कर लेंगे NaClO3, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और H2O। और H2O जो है इसको ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है ना। लिहाजा अगर ये एक ही चैम्बर में है, अगर ये एक ही चैम्बर में है तो इनको फिर आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ओके, तो तो ये क्या है, तो ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और कॉम्बिनेशन से बना लेंगे NaClO3 NaClH2O। और इस तरह जो प्रोडक्ट हम हासिल करना चाह रहे हैं वो आपस में रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बना लेगा। इसलिए इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम इस प्रोसेस में कैसनर केलर सेल के अंदर हमारे पास जो एनोड और कैथोड चैम्बर्स हैं वो सेपरेट होते हैं। एनोड भी अलग होता है, कैथोड भी अलग होता है, और हम इस पॉसिबल रिएक्शन से जो है हम बच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस प्रोसेस से जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं वो हाईली प्योर होती है। इस प्रोसेस से हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं वो हाईली प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके अंदर चैम्बर्स अलग अलग हैं जिसकी वजह से ये आपस में कंबाइंड भी नहीं हो सकते। इसलिए और इस प्रोसेस में क्योंकि हम कमर्शियली ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, तो हम इस प्रोसेस के जरिए जो है प्योर फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं। इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। एक तो ये इसके अंदर है नंबर 2 के दिस प्रोसेस कंज्यूम्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का एक लार्ज अमाउंट इस्तेमाल होता है। तो उन कंट्रीज में, उन इलाकों में जहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपेंसिव होती है, जहां बिजली बहुत महंगी है, वहां पर हम कैसनर केलर प्रोसेस जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। वहां पर हम कैसनर केलर प्रोसेस जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जो पहला एडवांटेज जरा सुनिएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपने कल देखा कि जो रिएक्शन होता है वो डेन्यूडर में होता है। डेन्यूडर में ग्रेफाइट का ब्लॉक है और इसके अंदर पानी मौजूद है।
सोडियम अमलगम ग्रेफाइट के ब्लॉक में आता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मर्क्यूरी अलग हो जाती है। वो पानी रिएक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और जब वो पानी बहुत कम रह जाता है तो उसको वहां से ड्रेन कर दिया जाता है और जो मर्क्यूरी है उसको सिस्टम में रिसाइकिल कर देते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली कॉशन के बाद, प्रिकॉशंस के बाद, बहुत एहतियात के बावजूद जब पानी ड्रेन होता है तो बहुत सारा जो मर्क्यूरी है उसके पार्टिकल उस पानी के साथ फ्लो हो जाते हैं। वो पानी नदी नालों से होता हुआ दरिया में, दरिया से समुद्र में पहुंचता है और वहां पर ये वाटर पॉल्यूशन का बाइस बनता है कि वहां पर वाटर पॉल्यूशन बन जाता है। मर्क्यूरी एक पॉइजनस मैटर है, लिहाजा वो जो मर्क्यूरी वहां पहुंचती है उस मर्क्यूरी से, वो मर्क्यूरी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस मर्क्यूरी को इनहेल कर लेते हैं। फिर वो एक्वेटिक एनिमल्स वो आ जाते हैं इंसानों तक, इंसान उस एक्वेटिक एनिमल्स को खा रहा है तो वहां से वो मर्क्यूरी इंसान की बॉडी तक पहुंच जाती है। जैसे कि फिश है, अब फिश ने अगर मर्क्यूरी को इनहेल किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो वहां से वो जो वहां से वो मर्क्यूरी जो है वो इंसान की बॉडी तक पहुंच जाती है। इस तरह ये फूड चेन के अंदर एक पॉल्यूशन जो है वो जनरेट हो जाता है। इस पॉल्यूशन से बचने के लिए तो वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, इससे बचने के लिए हमने फिर इस प्रोसेस पर जो इंटरनेशनल यूनियन बनी उसने इस प्रोसेस पर बैन लगा दिया कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दो हम इस प्रोसेस से बहुत प्योर फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं, लेकिन क्योंकि इससे पॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से इस प्रोसेस पर बैन लगा दिया गया। और अब हम करंटली कैस्टर केलर प्रोसेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिब्स डायाफ्राम मेथड। अब जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो गिब्स डायाफ्राम प्रोसेस या गिब्स डायाफ्राम मेथड जो है वो कहलाता है। और इस मेथड में क्या होगा कि चैम्बर के अंदर जो है वो चैम्बर में हम मर्क्यूरी इस्तेमाल नहीं करते और जो कंटेनर है, जो प्लांट है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एक डायाफ्राम लगा दी जाती है या एक सेपरेशन लगा दी जाती है ताकि हम फ्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं उस पॉसिबल रिएक्शन से हम बच सकें। इस तरह इस डिसएडवांटेज की वजह से ये वाटर पॉल्यूशन और एक फूड चेन पॉल्यूशन जनरेट हो रही है, हमने कैस्टर केलर सेल को बंद कर दिया। अब जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं वो गिब्स डायाफ्राम प्रोसेस ये कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं जनाब, अब आप देखिए कि इसके कुछ रिएक्शंस हैं। देखिए इनके रिएक्शंस मैं बताऊं कि केमिकल रिएक्शंस के लिए बेटा एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना कि केमिकल आपको सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगेगी और ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री को पढ़ाना, केमिस्ट्री को पढ़ना मुश्किल काम है। सबसे बड़ा इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है भाई कि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल्स की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है, हालांकि फर्स्ट ईयर में आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है कि यार बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स है, लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकल से तुम्हें बहुत हेल्प होती है, उस चैप्टर को सपोर्ट करती है, चैप्टर को समझने में आपको आसानी होती है। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। लेकिन जो पेपर बनता है वो बड़ा टेक्निकल पेपर बनता है, टेक्निकल पेपर बनता है। तो आप एक तो ये क्या 5 इयर्स कंसल्ट करें, यहाँ से आप 10th ईयर सेंटर में आ चुके हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बॉयज का जो रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक कोई सेंटर नहीं पहुंचा, और तो आप सेंटर आके 10th ईयर लें। चैप्टर नंबर 3 के बाद, चैप्टर नंबर 3 के बाद मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा इन चैप्टर्स के हवाले से। तो जब आप टेक्निकली पेपर को ऑब्जर्व करोगे तो उस वक्त फिर आपको ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री मुश्किल तो है, याद करने भी मुश्किल, लेकिन उसका जो पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड है टेक्निकली वो बड़ा इजिएस्ट वे है और आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट करके और मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आप 10th ईयर कंसल्ट करें। चैप्टर 3 के बाद में वो तमाम टेक्निक्स हम शेयर करेंगे और एज वेल एज आपको अंदाजा हो जाएगा कि 3 चैप्टर के बाद भी अगर आप हर साल देखें तो अब इनऑर्गेनिक के
5 पार्ट्स में से कम 2 या 3 पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है। 8 में से 5 करने, अगर तुमने पहले 3 चैप्टर 3 पार्ट्स कर लिए भाई, 2 ही बचेंगे फिर। लिहाजा टेक्निकली इसको आप करेंगे, और इसके लिए इक्वेशंस की लॉजिक्स के पीछे ना जाइएगा। जो इक्वेशंस हैं आप उन इक्वेशंस को याद करने की कोशिश करें। अगर आप लॉजिक्स के पीछे गए, अगर आप इस बात के पीछे गए कि क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लें, रिएक्शन करवा दें, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, उसके लिए आपको कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सेकेंड ईयर की हद तक तो जो रिएक्शंस हैं वो आप याद कर लें, ताकि आपको आगे आसानी हो, टाइम आपका सिक्योर, पेपर करना आसान हो जाता है। अब ये रिएक्शन देखिएगा कि क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था जो पहले वाला, कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, NaClO3, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोरेट। NaClO3 को सोडियम क्लोरेट कहा जाता है। आयनिक फॉर्म में भी इस रिएक्शन को हम करवा सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन से Cl रिएक्ट करके क्लोरीन नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और H2O की फॉर्मेशन होगी। जब Na शामिल करोगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा, यहाँ भी Na आ जाएगा। ये आयनिक फॉर्म की इक्वेशन कह रहा था। फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो ऑब्टेन कर लेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये आयंस की फॉर्म में OH माइनस और Fe3+, ये FeOH3, ये आयनिक फॉर्म में। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो बनते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। इसके बाद आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ Na2CO3, इसको हम सोडा एश कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को सोडा एश कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम सोडियम कार्बोनेट भी ऑब्टेन करते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो सोडियम कार्बोनेट, और अगर इसका अमाउंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट अगर कम है, ये लेस अमाउंट में है, तो हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में है तो हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम कार्बोनेट, और लेस अमाउंट में है तो हम ऑब्टेन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एल्यूमिनियम का एक्वस के साथ वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, हम ऑब्टेन कर लेंगे सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। जिंक और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, जब इन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हम सोडियम जिंकेट और एल्यूमिनियम जिंकेट ऑब्टेन करते हैं, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होगा वो होता है इन एक्वस फॉर्म या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन। इसके बाद देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली इक्वेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, हाइड्रोजन में, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की हेडिंग में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कंबाइंड होते हैं ये फॉर्म करते हैं HCOONA, इसको सोडियम फॉर्मेट जो है वो कहा जाता है। NH4Cl के साथ जब रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो NaCl, H2O और NH3, और समटाइम्स NH3 और H2O मिलकर फॉर्म कर लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा बेटा, तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लिहाजा इसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड के साथ मिलकर ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड के साथ H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ, एसिडिक एसिड के साथ ही मिलकर सॉल्ट और वाटर बना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर जो ये क्या बनाएगा, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ये फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट और NaOH विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पढ़ा था, एल्यूमिनियम के साथ पढ़ा था, ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और इसके अलावा वो एक साइंटिफिक रीजन भी उसमें से पेपर में आती है, रीजन भी आती है
बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक रीजन जो पेपर में आती है वो साइंटिफिक रीजन भी इसी टॉपिक से आती है। अब जरा देखिएगा, टॉपिक हमारे पास है एक्शन विद जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक्चुअली जिंक हाइड्रो ऑक्साइड से पहले हम रिएक्शन कर इसको देखें, पहले आप देख लें। Zinc hydroxide is amphoteric. It can react with excess of sodium hydroxide, forming complex ion, which then change into soluble sodium zinc oxide. Hence, precipitate of zinc hydroxide are dissolved. Okay, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। एक्चुअली जिंक के साथ जब रिएक्शन होता है तो जिंक के साथ रिएक्शन क्या होगा बेटा? जिंक के साथ जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन क्या होगा जरा देखें। जिंक के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो रिएक्शन जब जिंक के साथ होता है, जब जिंक के साथ होता है तो हम एक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं, ये होता है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या आ गया? Na पॉजिटिव, ये आ गया जिंक हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या आ गया? Na पॉजिटिव आ गया। सही है भाई? अच्छा, अब जो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है, जो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा, ये जिंक हाइड्रो ऑक्साइड के बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। अब जरा यहाँ पर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। प्रेसिपिटेट हम किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट हम कहते हैं बेटा कि अगर दो लिक्विड्स आपस में कंबाइंड हो, दो लिक्विड्स कंबाइंड हो और उनके कॉम्बिनेशन से हम एक सॉलिड पार्टिकल हासिल कर लें, तो ऐसे प्रोसेस को, इस पार्टिकल को, जो सॉलिड पार्टिकल हम ऑब्टेन करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिक्विड्स, इसे हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट का। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रेसिपिटेट का नाम देंगे। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप देखें, आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया कि आप एसिड बेस को मिलाते हैं, आपको पता है एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो भाई जो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है एसिड बेस मिलके, आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? हम इसके लिए क्या करते हैं? हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर। जब इंडिकेटर आप यूज करते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। जैसी पिंक कलर आया, आप ये कहते हैं कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, रिएक्शन इज नाउ स्टॉप्ड, रिएक्शन कंप्लीट हो गया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। ऐसा ही ना बेटा? लिहाजा अब जो रिएक्शन जहां पर इंडिकेटर नहीं है वहां पर क्या करें भाई? तो जहां इंडिकेटर्स नहीं होते उन रिएक्शंस की कंप्लीशन हासिल करने के लिए हम वहां पर प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन करते हैं कि दो लिक्विड्स मिलेंगे और वहां पर बन जाएगा सॉलिड पार्टिकल जो तुम्हें क्लियरली नजर आएगा। जब सॉलिड पार्टिकल तुम्हें क्लियरली नजर आएगा इसको हम प्रेसिपिटेट या पीपीटी कहते हैं। तो इसके माने ये हुए कि रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो गया। रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लिहाजा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो हम ऑब्टेन करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, इसके बनते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब जब जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए तो इसके माने क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन देखा यह गया कि अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड में एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दें तो मजीद रिएक्शन हो जाता है। यही आपकी रीजन आती है कि जिंक हाइड्रोक्साइड is soluble, precipitate of zinc hydroxide is soluble in excess sodium hydroxide। ऐसा क्यों होता है भाई? जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट पीपीटी बन गई और जब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो एक्चुअली जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, फिर रिएक्शन तो नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया? तो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड एक्चुअली एम्फोटेरिक होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक।
अब जो कंपाउंड्स हैं उनकी अलग अलग नेचर होती है, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक। एसिडिक के माने उनकी नेचर एसिडिक है, बेसिक के माने नेचर बेसिक है, न्यूट्रल ना एसिडिक ना बेसिक, और एम्फोटेरिक के माने ये होंगे कि वो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बिहेव करेंगे एज बेस, और अगर एम्फोटेरिक कंपाउंड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे वो बिहेव करेंगे एज एसिड। तो अब जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन रुक गया। अब जब हम जिंक हाइड्रोक्साइड में मजीद NaOH डाल दिए, एक्सेस में होगा, मजीद NaOH डालें, एक्सेस NaOH आप जब डालेंगे तो क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, इसकी डुअल नेचर है, ये एसिडिक भी है और ये बेसिक भी है, यानी कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ कंबाइन करोगे तो इसकी नेचर बेसिक हो जाएगी, जिंक हाइड्रोक्साइड को बेस के साथ कंबाइन करोगे तो इसकी नेचर जो है वो एसिडिक हो जाएगी। लिहाजा जब इसमें हम एक्सेस NaOH डालते हैं तो एक्सेस NaOH के माने NaOH तो बेस हो गया, तो अब जिंक हाइड्रोक्साइड बिहेव करेगा एज एसिड, और जब वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा तो यहां पर इसका रिएक्शन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन हम ऑब्टेन कर लेंगे, ये टेट्राहाइड्रोऑक्सी जिंकेट 2 आयन कहलाता है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और साथ में क्या आ गया, Na पॉजिटिव। फिर ये Na पॉजिटिव जो है ये ZnOH4 -2 के साथ Na पॉजिटिव का रिएक्शन होगा, हम ऑब्टेन कर लेंगे Na2ZnO2 प्लस H2O, या एक कॉम्प्लेक्स आयन हम इसका भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हो जाएगा Na2ZnOH4 -2। इसको आप मिला दें, अगर इसको आप मिला दो Na2ZnO4 ZnOH4 -2, जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा Na2ZnOH4 -2, हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रोऑक्सी जिंकेट 2, ये कंपाउंड का नाम बनेगा। और इस वजह से जो जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं, जो जिंक हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं वो एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं प्रेसिपिटेट, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है और इस वजह से वो मजीद एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके और उसका जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो फर्दर रिएक्शन कर जाता है। ओके, अब यहाँ देखिएगा कि ये इसकी रीजन आती है कि जिंक हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड इट कैन बी रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड forming complex ion which then change into soluble sodium zinc hydroxide, hence precipitate zinc hydroxide are dissolved। ये आपने रीजन लिख दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, अक्सर इम्तिहान में ये रीजन पूछी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस रीजन को याद कर लीजिएगा इन इक्वेशंस के साथ। अब आते हैं इसके यूजेस पर। अब जिंक हाइड्रोक्साइड के यूजेस, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, इसके यूजेस अगर हम देखें तो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरीन एंड हार्ड सोप। ये जो है सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, जितने भी टाइप्स के हम सोप तैयार करते हैं, जितने भी टाइप्स के हम सोप बनाते हैं, उन तमाम सोप के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बगैर सोप का क्लीनिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। इट इज largely used in paper and textile industry. Okay, it is used in petroleum refining and rubber industries. पेट्रोलियम को रिफाइन करने में और रबर इंडस्ट्रीज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर, बहुत प्रॉपर रिएजेंट है ये,
इसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज इन कॉटन एंड रेयन इंडस्ट्री एज वेल एज फ्रॉम कॉटन और रेयन इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मैक्स आपको नजर आ रहा है, अभी आके मैं आपको और बताता हूँ। ये देखिएगा, ये जो मैक्स घर में बर्तन धोने का साबुन होता है, या ये मैक्स है, ये मैक्स बार है, ये तमाम के तमाम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के जरिए तैयार किए जाते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है, इस सर्किल को हम पाई चार्ट कहते हैं। इस पाई चार्ट के जरिए आपको अंदाजा होगा कि हम मुख्तलिफ यूजेस में, पर्पस में कितने परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करें। जैसे कि ये ब्राउन कलर, ब्लू कलर है, पल्प एंड पेपर 16% है, एलुमिना 17%। एलुमिना हम इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 17% है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में इंक्लूडिंग फॉर्मा पॉलीकार्बन के यूज में 17% हम इसको इस्तेमाल 17% इसको इस्तेमाल करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स के लिए 10 सोप एंड डिटर्जेंट्स जो है सॉरी इनऑर्गेनिक में 10% इस्तेमाल में आता है। सोप डिटर्जेंट्स के अंदर 7%, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 9.5%, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो है आप देखिएगा वाटर ट्रीटमेंट है, हाइपो है, फूड है, इसमें के अंदर भी 3-4% इस्तेमाल में आता है, और अदर्स जो है वो 16.5%। ये पाई चार्ट शो कर रहा है कि हाउ सोडियम कास्टिक सोडा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। पूरी डेली लाइफ में जितनी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उन तमाम के अंदर जो है वो कास्टिक सोडा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड के तौर पे हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। बाकी चले, अब इसमें एक मेजर टॉपिक बचता है, वो है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का। तो इसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके जो रीजंस हैं वो रीजंस मैं आपको एंड में कराऊंगा, और उसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि रीजंस कंबाइन कर। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे क्लास में आगे शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।